हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि बायोलॉजी में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक रक्त परिसंचरण तंत्र और एक पाचन तंत्र। जो बच्चा बच्ची नहीं देखे होंगे वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज एक हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसेज बना कर रखिएगा, ये 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं। अच्छा टॉपिक है, यहां से प्रश्न जो बनता है वही चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। हेड डालिए प्रजनन तंत्र, प्रजनन या जनन तंत्र। प्रजनन को जनन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब समझिए इसमें प्रजनन किसको बोलेंगे। इसमें प्रजनन को समझिए पहले कि प्रजनन है तो क्या है। तो एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जैविक प्रक्रिया होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है प्रजनन। पैसेज बनाइएगा, जैविक प्रक्रिया होता, इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चा लोग, माता तथा पिता मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं। शॉर्ट में समझिए, मतलब इसमें नर और मादा आपस में मिलकर रिलेशन बनाकर संतान उत्पत्ति करते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन की क्रिया में जो जो अंग इसमें भाग लेंगे सभी को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रजनन तंत्र बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब समझिएगा, इस प्रजनन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। इस प्रजनन को इस रिप्रोडक्शन को 2 भाग में बांटा जाता है। देखते रहिए, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक। ये सब बेसिक है, यहां से प्रश्न बहुत ही कम बनता है, जहां से बनेगा उसको बतावे जनन, लेकिन समझना तो है ना। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नोट कीजिएगा। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा लैंगिक के बारे में और अलैंगिक के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है लैंगिक में, इसमें क्या होता है, इसमें नए जो जीव की उत्पत्ति होता है, नए जीव की जो उत्पत्ति होता है सेक्सुअल रिलेशन से होता है। मतलब इसमें संबंध बनता है तब होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें एक फीमेल और मेल का होना बहुत जरूरत है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल जो है से अंडाणु उत्पन्न करती है, अंडाणु का स्राव होता है अंडाणु, इसको बोलते हैं एग। बारीकी समझिएगा,
और मेल में होता है शुक्राणु, शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में मिलकर मतलब बोल सकते हैं कि सेक्सुअल में क्या होता है, एक प्लस स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट, ठीक है ना। ये लैंगिक जनन किस में होता है भाई, तो मनुष्य में होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक्स इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें सेक्सुअल संबंध होता है, ठीक है। अलैंगिक में क्या होता है कि बिना सेक्स के माध्यम से होता है, बिना सेक्सुअल रिलेशन के, बिना सेक्सुअल रिलेशन के क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होता है, नए जीव की उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। इसमें दूसरी बात एक राज है कि इसमें सिंगल जनक की जरूरत होता है। मतलब जैसे इसमें हम लोग देखें कि एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, लेकिन इसमें सिंगल जनक होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें सिंगल पेरेंट होना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं उसको सुन के लिखिएगा। अब दूसरी बात, इसमें अंडाणु और शुक्राणु, जैसे इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं और जाइगोट बनता है, लेकिन इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेते। अब यहां सवाल बनता है कि सर ये अलैंगिक जनक जो है, जनन जो है, इसे किस में होता है, तो एक कोशिकीय जीव में होता है। ये एक कोशिकीय जीव और निम्न स्तर के पौधे तथा जंतुओं में होता है, जंतुओं में होता है। ये हो गया आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल। बस सेक्सुअल मतलब ये समझिएगा कि जिसमें माता पिता मिलकर क्या करते भाई, एक नए संतान की उत्पत्ति करते, वो लैंगिक हो जाएगा। इसमें स्पर्म और क्या एक आपस में मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसमें बिना सेक्सुअल का होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें सेक्सुअल रिलेशन जरूरत नहीं है, और इसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होता है। और दूसरी बात, इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब लैंगिक और अलैंगिक के बाद हम लोग एक और थोड़ा सा बेसिक में बसा हुआ निषेचन, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये भी समझिएगा बच्चे लोग, दो प्रकार का होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब ये बाह्य निषेचन में क्या होता है, यहां पर जो निषेचन की क्रिया होता है इसे बाहर होता है, यहां पर जो निषेचन का जो क्रिया होता है इसे कहां पर होता है, बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। अब ये बाह्य निषेचन जो है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, किस किस जीव में होता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, मेढक देखे होंगे शायद, तो मेढक बिना रीढ़दार वाले मछलियों में होता है, बिना रीढ़दार वाले मछलियों में होता है। कहां पर होता है, बिना रीढ़दार वाले मछलियों में। अब इसके बाद हम लोग आंतरिक
निषेचन समझेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। है ना। अब इसमें क्या होता है, आंतरिक लगा होता मतलब अंदर, इसमें जो क्रिया होता है निषेचन का से अंदर होता है ना, अंदर होता है। ठीक है, अब यहां पर लिख सकते हैं किस किस में होता है, तो लिख सकते हैं मनुष्य में एंड पशु में। तो इस प्रकार हम लोग निषेचन को थोड़ा समझे। इसमें एक्सटर्नल याद रखिएगा और इंटरनल याद रखिएगा। इंटरनल में आंतरिक भाग में होगा जिसमें इंसान आ जाएगा, ठीक है ना, पशु सब आ जाते हैं, समझ रहे हैं बात को। और बाह्य में क्या आता है भाई, मेढक, समझ रहे हैं बात को, इसको भी आप लोग। और बिना रीढ़दार वाले मछलियों में होता है। अब इसके बाद हम लोग मानव प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे। अब मानव प्रजनन तंत्र को दो भाग में बांटेंगे, एक नर प्रजनन तंत्र को और एक मादा को। आज पूरा नर कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर में मादा को करेंगे। तो थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मानव, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, तो ध्यान से दीजिएगा, ध्यान। प्रजनन तंत्र इंग्लिश में कहे तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब इस मानव प्रजनन तंत्र को दो भाग में बांटा गया। दिमाग लगा सकते हैं कि नर है क्या है, मादा है। अब इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एक नर प्रजनन, एक नर प्रजनन तंत्र जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहां पर लिखेंगे मादा प्रजनन तंत्र, जो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग आज नर प्रजनन तंत्र को कंप्लीट करेंगे। नर प्रजनन तंत्र में हम लोग वृषण पढ़ेंगे, अधिवृषण पढ़ेंगे, शुक्र जनित नलिका पढ़ेंगे, शुक्राशय पढ़ेंगे, शीशन पढ़ेंगे, पेनिस पढ़ेंगे और अस्टेमना को पढ़ेंगे। इतना पढ़कर पूरा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहां से हेडिंग डालिए नर प्रजनन तंत्र को, और उसका एक फिगर पहले देख लेंगे और फिगर का पहले ओवरव्यू समझ लेंगे, जैसे हम लोग पाचन तंत्र में समझे थे। और उसके बाद एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे जहां तक से प्रश्न बनता है। तो एक बार लिख लीजिए आप लोग, चलते हैं आगे। जैसे आप देख रहे हैं ये नर प्रजनन तंत्र का एक फिगर है, आप लोग इसको बढ़िया से छाप लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, 1 सेकेंड आप लोग को टाइम देते हैं, इसको छाप लीजिए। छाप लिए होंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके छाप लीजिए, ठीक है ना। पहले हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा ये वाला पार्ट को हम लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। अगर इधर वृषण है इधर भी वृषण होगा, ठीक है, या टेस्टिस, है ना। और ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, या इसको बोलते हैं क्या भाई इंग्लिश में, इपिडिडाइमिस। अधिवृषण याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पार्ट को भी क्या बोलते हैं, अधिवृषण, ठीक है। और ये जो नली देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं शुक्र जनित
नलिका, सेम इधर भी होगा, शुक्र जनित नलिका। मेरे साथ लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये वाला, ये इसको बोलते हैं शुक्राशय, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय, और इसको भी बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय। और ये क्या है भाई, मूत्राशय है, इसमें मूत्र का स्टोर रहता है, समझ रहे, मूत्राशय। और ये क्या है, तो मूत्र मार्गीय है, ये आपका लिख सकते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इधर देख रहे नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस या सीशन, ये इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप लोग बारीकी समझ ली कैसे कैसे काम करता है। इतना पार्ट जो है से नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। यहां से प्रश्न दे सकता है कि वृषण किसका हिस्सा है, नर का कि मादा का, अधिवृषण किसका है, शुक्राशय किसका है, शुक्र जनित नलिका किसका है, सीसन किसका है, तो ये सब टोटल किसका है, नर प्रजनन तंत्र का। जैसे अभी हम लोग देखे, एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए पूरा का, ठीक है ना, तो माइंड में चलते रहेगा, अच्छा इसके बाद ये आवेगा ये आवेगा ये आवेगा, ठीक है ना, समझते जाइएगा आप लोग। चलिए इसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, तो पुरुष से शुक्राणु और महिला से अंडाणु दोनों का आपस में मिलन होता है ना, तो उसी से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि शुक्राणु, भाई शुक्राणु स्पर्म कहाँ से उत्पत्ति होता है। ये पूरा लेक्चर जो है ये पूरा देख रहे ना, पूरा स्पर्म पर ही टिका हुआ है, शुक्राणु पर ही टिका हुआ है, कहाँ से कहाँ उत्पत्ति इसका होता है, समझिएगा। शुक्राणु की जो उत्पत्ति होती है, आप देख रहे हैं वृषण टेस्टिस, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में छोटी छोटी ऐसे नलिका बनी होती है, ठीक है ना। इसी नलिका में एक बात और इसको याद रखिएगा, ये वृषण कोश में अवस्थित होता है, वृषण कोश में, मतलब वृषण कोश में कौन रहता है भाई, वृषण, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी नली के टाइप के रहता है रचना, ठीक है ना, और वहीं से शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर अगर शुक्राणु की उत्पत्ति हो रही है वृषण से भी कहा, शुक्र नल, ओ सॉरी, छोटे छोटे नलिका से होती है, ठीक है ना। अब ये शुक्राणु यहाँ तो उत्पत्ति हो गया, इसके बाद यहाँ पर आते का, देखो लिंक है ना, तो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाती है, और ये परमानेंट स्टोर नहीं होती है, वहां पर परिपक्व होती है, मतलब वहां पर स्टोर होती है और परिपक्व होती है, मैच्योर होती है जिसको बोले। अब इसके बाद ये धीरे धीरे कहाँ चलेगी भाई, ऊपर चल जाती है इससे, ये स्पर्म, और ये स्पर्म किस नलिका से जा रही है, शुक्र जनित नलिका। सेम इधर भी बच्चा होगा, जो इधर फिगर है वही सेम इधर, यहाँ भी ऐसे छोटे 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 यहां से निकल कर ऐसे, है ना। अब बताइए, अब यहां तक आ गई, सीधे जाकर कहां पर जमा हो जाती है, शुक्राशय में। देखिए नाम है शुक्राशय, मतलब यहाँ पर घर इसका है, यहाँ पर परमानेंट स्टोर हो जाता है कौन, शुक्राणु, मतलब कि स्पर्म। अब क्या होता है, सेक्स के दौरान यहाँ से डायरेक्ट स्खलन होता है, मतलब यहां से निकलता है और सीधे सीशन मूत्र मार्ग से होते हुए, सीशन से होते हुए आगे चल जाता है, ठीक है ना। तो इसका ये ओवरव्यू था कि कहां से इसका उत्पत्ति होता है तो वृषण से, इसके बाद अधिवृषण में, इसके बाद शुक्र जनित नलिका में, इसके बाद गुड, इसके बाद इधर, समझ रहे ना बात को। अब एक एक पॉइंट को हम लोग 5-5 मिनट इस पर टाइम देंगे और पूरा अच्छा से पढ़ लेंगे, जहां से प्रश्न बनता है। तो मेरे साथ बने रहिए। आइए हम लोग ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं वृषण से, ठीक है ना, पूरा फिगर से ही देखेंगे, ठीक है, याद करने के चक्कर में मत रहिएगा, हम लोग पूरा फिगर से ही लिखेंगे, ठीक है ना।
तो आइए हम लोग नजर रहे यहां तक, ठीक है। वृषण, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं बच्चा लोग, है ना। इधर भी हटा देते हैं, इसको समझ रहे माने माने, जो ये है वो है, ठीक है ना। जो ये फिगर है वही ये फिगर है, ठीक है। आइए हम लोग वृषण समझते हैं। हेड डालिए, वृषण या टेस्टिस, ये क्या होता है भाई? ये मानव में कितना जुड़ा होता है भाई? एक जुड़ा होता है, देख रहे हैं ना। मतलब इसकी संख्या कितना होता है? ये संख्या जो होता है से 2 इसका होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, इसका कार्य क्या है? तो लिखेंगे शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। अगर रियल में देखा जाए तो शुक्राणु जो बनता है इसकी नलिका बनता है, लेकिन नलिका भी तो यहीं पर है, इसलिए इसको बोलेंगे शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वृषण करता है। एक बात और, जो शुक्राणु जो बनता है ना, उसके लिए शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे शरीर का टेम्परेचर जानते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? शुक्राणु बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इसी कारण से ये जो वृषण जो होता है, टेस्टिस जो होता है, शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब शुक्राणु बनने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान होना चाहिए। बनने के लिए तापमान, शॉर्ट में लिखते हैं, शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। लिख लीजिएगा आप लोग पूरा कि शुक्राणु बनने के लिए इसका जो तापमान जो होना चाहिए से शरीर के तापमान से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें और लिख सकते हैं कि इसमें शुक्र नलिकाएं मिलती है ना, शुक्र नलिकाएं मिलती है। एक चीज और, इसी नलिका से हार्मोन भी बनता है। इसमें आपको कह सकते हैं कि वृषण में हार्मोन की उत्पत्ति होता है। एक हार्मोन का नाम याद रखिएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन क्या करता है भाई? एस्ट्रोजन जो है तो एडल्ट को सूचित करता है। जैसे अगर एस्ट्रोजन अगर स्रावित होने लगा तो समझिए कि इंसान जो है से एडल्ट हो गया है। मतलब कि मुंह छाना शुरू हो जाएगा, काख में बाल होना शुरू हो जाएगा, उसका आवाज भी चेंज हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं फादर बनने लायक वो हो जाएगा लड़का, उसको शादी कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एस्ट्रोजन मतलब ये आने से क्या प्रतीक करता है भाई, क्या संकेत देता है? आप बता सकते हैं कि आवाज चेंज हो जाता है बच्चा का, आवाज चेंज, फुल चेंज, और कांख में बाल आना, और दूसरी बात और क्या लिखा सकते हैं? दाढ़ी मूछ आना भाई, दाढ़ी दाढ़ी मूछ आना, है ना। और क्या लिख सकते हैं? वयस्क, वयस्क को प्रदर्शित करना। वयस्क मतलब समझते बच्चे लोग? एडल्ट, एडल्ट मतलब समझ रहे हैं 15-16 साल का, जिसे हम लोग अभी एडल्ट में है, ठीक है ना, वयस्क है। तो इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? अधिवृषण पढ़ते हैं, है ना। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। 1 सेकंड का हम टाइम देते हैं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते। तो हम लोग इसमें वृषण में क्या देखे? एक हार्मोन था, ठीक है ना। एक और हार्मोन का नाम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ये भी पूछ देता है।
एक टेस्टोस्टेरोन, एक और होता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये 2-3 हार्मोन का नाम याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि ये हार्मोन किससे रिलीज होता है, मादा से होता है कि नर से होता है। अब इसके बाद हम लोग अधिवृषण को पढ़ते हैं, है ना। अधिवृषण, तो अधिवृषण में आप लिख सकते हैं क्या, ये किससे कनेक्ट होता है भाई, वृषण से और शुक्र जनित नलिका से होता है। लिखिए इसमें 2 पॉइंट, मतलब इसका जो कनेक्टिविटी जो होता है, लिख सकते हैं कि वृषण तथा शुक्र जनित नलिका से कनेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा में क्या लिख सकते हैं इसमें, अभी बताएं कि यहां पर से शुक्राणु उत्पत्ति होता है और यहां पर अस्टोर होता है। तो शुक्राणु का संचय मतलब स्टोर यहां पर होना, और परिपक्व होना कहां पर होता है भाई, अधिवृषण में होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुक्र जनित नलिका। शुक्र लिखिए डालिए, शुक्र जनित नलिका। इसमें आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, ऐसे लिखना है तो बहुत पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो होता है से अधिवृषण और शुक्राशय से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसी नली के द्वारा शुक्राशय कहाँ पहुंचता है, शुक्राशय में पहुंचता है। इस नली के द्वारा जो शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचता है, इसी नली के द्वारा, है ना। अब इसके बाद हम लोग शुक्राशय समझिए, लिखते चलिए साथ में, यहां से बतावे कौन कौन प्रश्न बनता है शुक्राशय, है ना। तो शुक्राशय में बताया कि यहां पर क्या होता है, जैसे यहां से स्पर्म निकला ऐसे, और यहां पर परमानेंट जाके स्टोर हो जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि अस्थाई रूप से शुक्राणु का संचय, अस्थायी रूप से शुक्राणु का संचय वहां पर होता है, मतलब परमानेंट स्टोर हो जाता है। और दूसरी बात, इसी शुक्राशय से वीर्य की उत्पत्ति होता है, सीमेन जिसको बोलते हैं, उत्पत्ति होता है। इसको बतावेंगे क्या होता है ना। तो इसमें आप लोग 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें और चीजें लिखना चाहते लिख सकते हैं कि सेक्स के दौरान यहीं से स्पर्म रिलीज होकर, मतलब स्रावित होकर पेनिस से होते हुए, मूत्र मार्ग और पेनिस से होते हुए मादा अंग में मिलता है ना। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन के लिख लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है सेक्स के दौरान यही से स्पर्म स्रावित होकर मादा के अंग में जाकर मिलता है। अब इसके बाद हम लोग मूत्र मार्ग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और पेनिस, और उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए अच्छा से, है ना। 1 सेकंड के लिए टाइम लीजिए। तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग मूत्र मार्ग को पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा हेडिंग डालिए, मूत्र मार्ग। अब समझिएगा ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये मूत्राशय, ये तो यहां पर मूत्राशय आपका हो गया, है ना। मूत्राशय
मूत्राशय से लेकर यहां से लेकर पेनिस तक फैला हुआ ये पूरा इतना, ठीक है ना। तो इसका जो लेंथ जो होता है कितना होता है, ये 20 सेंटीमीटर होता है, लगभग 8 इंच होता है। इसका विस्तार कहां तक कहां से होता है भाई, विस्तार आप लिख सकते हैं मूत्राशय से लेकर शीशन तक। मूत्राशय पूरा जानते, फिगर अगर समझ में आ गया तो आप अच्छा से लिख लीजिएगा, कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। शीशन तक, शीशन तक, ठीक है, पेनिस तक। अच्छा, इसका काम क्या होगा बच्चा लोग, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। भाई यहाँ पर क्या है, मूत्राशय, तो मूत्र को लावेगा बाहर, और क्या लावेगा, शुक्राणु को भी लावेगा बाहर। इसका कार्य क्या लिख सकते हैं, शुक्राणु तथा मूत्र को बाहर लाना, बाहर लाना, ये काम इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग शीशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हटा देते हैं इसको, लिख लिए होंगे शायद। आइए हम लोग थोड़ा सा शीशन, या इसको बोलते हैं पेनिस, मने मने समझिए, है ना। अब ये समझिए, ये आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यही जो है से प्रजनन में भाग लेता है, प्रजनन में भाग लेना, यही तो भाग लेता है, भाग लेना, ठीक है। दूसरी बात जानते हैं इसमें बच्चे एक राज बता रहे हैं, इसमें जो होता है से बहुत ही छोटी छोटी, मतलब पतली 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 नलिकाएं मिलती है इसमें, मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में होता है। होता क्या होता है, नलिका में सेक्स के दौरान क्या होता है कि उस नलिका में आके ब्लड भर जाता है, और ब्लड भर जाता है, और तो ब्लड भर जाता है तो इसको क्या कर देता है, कठोर प्रदान करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रक्त भर जाने के बाद, समझ रहे हैं बात को, भर जाने के बाद शीशन क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग और कुछ इसमें बचा हुआ है, भाग लेता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें पढ़ लीजिए, पूरा तो लगभग कंप्लीट हो चला है, ठीक है ना। शीशन तक आ गए हम लोग, ये आगे वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अभी हम लोग बताएं वीर्य या सीमेन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सीमेन क्या है। थोड़ा सा इंक डालते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, पहले नोट करते रहिए आप लोग। तो हम लोग सीमेन को पढ़ते हैं, ठीक है ना, लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसमें समझिए क्या होता है, इसका निर्माण आप समझ रहे, इसका निर्माण कहां पर होता था, यहाँ पर। अब आप लोगों को दिमाग में चलता होगा कि स्पर्म और सीमेन क्या है भाई, तो बस कुछ नहीं है, इसका निर्माण जो होता है शुक्राणु, मतलब स्पर्म और अन्न पदार्थ से मिलकर बनता है, अन्न पदार्थ। अब यहां से दिमाग में चलता होगा सर अन्न पदार्थ क्या है, तो अन्न पदार्थ में आप लिख सकते हैं एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड, है ना, ये सब होता है, ठीक है ना। और भी होता है लेकिन उतना काम का नहीं है। ये सीमेन जो होता है, इसका जो जीवन काल होता है, बाहर आने के बाद जो सक्रिय रहता है, जीवन काल 72 घंटा होता है, 48 घंटा से लेकर 72 घंटा तक ये जीवित रहता है। मतलब ये निषेचन क्रिया में इतना समय तक ये पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात, कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट बार कोई व्यक्ति
6 कर रहा है या हैशमैस्कुल कर रहा है, जो भी कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट बार जो सीमेन का स्रव होता है से 2.5 से लेकर 3.5 ml तक होता है, मिलीलीटर तक होता है, ठीक है ना। इतना का स्रव होता है, ठीक है। और फर्स्ट बार जब इतना स्रव होता है तो 300 मिलियन शुक्राणु बनता है, मतलब इसमें शुक्राणु 300 मिलियन बनता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 20 मिलियन शुक्राणु बन रहा है, इसमें अगर मान लीजिए 20 मिलियन शुक्राणु है तो लड़का जो होगा से बाप नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का सीधा समझिए कि 2.5 से लेकर 3.5 या 2 से 3 ml तक अगर स्रव हुआ, ठीक है ना, तो उसमें कम से कम अगर 300 मिलियन शुक्राणु है, उसमें से 40% जो होते हैं से एक्टिव होते हैं, वही जाकर जाइगोट बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि 20 मिलियन शुक्राणु बनता है तो वो लड़का जो है से बाप नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर का हम लोग नर प्रजनन तंत्र को पूरा पढ़े। इसमें से प्रश्न 2-3 तरह से बनेगा, ठीक है ना। कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वृषण में देखे, है ना। स्टोर परमानेंट कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है, ठीक है। और एक चीज हार्मोन को जरूर याद रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन नर में होता है कि मादा में। ये 3-4 प्रश्न बनता है, ऐसे तो पूरा पढ़ लिया हम लोग। जहां से प्रश्न बनेगा उसको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। इसका जीवन काल भी पूछ लिया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कितना से कितना तक होता है। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं, ठीक है ना। और जल्दी आप लोग के सामने लाइव आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चा लोग एक प्रॉब्लम है कि लाइव आने में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। सो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक स्टूडेंट का ये फर्ज होना चाहिए कि 5 व्यक्ति को इस चैनल से जोड़ें। यही आप लोग का गुरु दक्षिणा होगा, ठीक है ना। और जल्दी ही 1000 अगर हो जाता है तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे। लाइव पढ़ने का कुछ अलग ही मजा है। कुछ भी पॉइंट समझ में ना आएगा आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम बतावेंगे। ऐसे तो हर चीज बता देते हैं, लेकिन लाइव का कुछ अलग ही बात होता है। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो पढ़ रहे हैं 5 जरूर सब्सक्राइबर इस पर लाइएगा चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू।